हेलो, वेलकम टू फोकस। हमारा भारत एक टर्निंग पॉइंट पर है। क्या मतलब है टर्निंग पॉइंट का? अक्सर व्यक्तियों के जीवन में, समाज के जीवन में, एक राष्ट्र के जीवन में एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसा दौर आता है कि वो या तो बिल्कुल बदल कर पॉजिटिवली ऊपर की तरफ चला जाता है, कुलाचे मारने लगता है, या धीरे धीरे उसकी जो प्रखरता है, उसकी जो चमक है, उसकी जो साख है, वो गिरना शुरू हो जाती है और बिल्कुल धूमिल होते होते गर्त में भी जाने लगती है। कई बार हुआ है ये। हालांकि हमारा देश भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। वी आर ऑन ए काइंड ऑफ ऑटो पायलट। काफ़ी चीज़ें हैं जो अपने आप ही होती जाती हैं, सिस्टम्स बन गए हैं और काम चलता जाता है। एक लेवल की, एक आम लेवल की प्रोग्रेस भी होती जाती है, लेकिन साथ में प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाती हैं और समस्याएं जटिल होती जाती हैं, जो ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। किस तरफ इशारा है मेरा? क्यों कह रहा हूं मैं ए टर्निंग पॉइंट? जितने भी आंकड़े आए हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के संबंध में लीजिए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में, या सामाजिक एकता के बारे में, संबद्धता के बारे में, या किसी तरह की लड़ाई झगड़े की स्थिति के विपरीत एक सामंजस्य के बारे में, तो सारे जो संकेत हैं बहुत मन को लुभावने संकेत नहीं है, खतरनाक संकेत हैं। 11 साल के काल में मैं समझता हूं मोदी जी मेरे हिसाब से बिल्कुल फेल साबित हुए हैं एज ए रूलर, एज ए लीडर, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ सच ए promising country, a nation which when it was formed was nothing. इतने गरीब थे हम, कहाँ से कहाँ लेकर के आए थे, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपनी जो उनके दुंदुभी थी, उनके ट्रोजन हॉर्सेस थे, क्योंकि उनका सारा जो पर्पस था, जो उद्देश्य था, हमेशा पावर में रहने का था, जिसके लिए इलेक्शंस को जीतना जरूरी था, उसके अलावा और कुछ नहीं। जहाँ तक एक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को एक करके आगे बढ़े, आंतरिक और बाहरी तौर पर, और उसके जो ताने बाने हैं उनके तौर पर बहुत मजबूत बनाए राष्ट्र को। आई एम सॉरी टू से, इट हैज़ टू बी एडमिटेड, मोदी साहब बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं गिना सकते जिस पर फख्र किया जा सके कि उन्होंने किया है। दुर्भावना ही फैलाई है, झूठ फैलाया है। पहले तो इस तरह की चीज़ फैलाई कि जैसे कि भारत आज़ाद सिर्फ 2014 में हुआ था, और एक ऐसा समाज उन्होंने कर दिया जो बट चुका है। एक तरफ बिल्कुल दिमाग मस्तिष्क से चैलेंज्ड लोग जो कुछ सोचना ही नहीं चाहते, जो हार उनके एक एक सेल में घुस चुकी है, वो ये मान के बैठ गए हैं बस मोदी जी हैं जिन्हें हम लोग भक्त कहते हैं। कोई समाज इस भक्ति से नहीं आगे बढ़ता। भगवान भी अपेक्षा नहीं करते कि आप उनके अंधभक्त हो जाएं। वो आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपना मस्तिष्क खोलने के लिए। लेकिन एक ऐसा समाज तैयार हुआ है इन 11 सालों में जो बड़ा विकृत हो चुका है। डर लगता है कौन किसका दुश्मन निकल आएगा, ज़्यादा बोलने से भी डर लगता है। और इसमें एक 2-3 बहुत बड़े विलन्स हैं। जो मेन विलन है, मेन विलन वो कहलाता है जो लीडर के तौर पर हीरो नहीं है, जिसने हीरो वाली चीज़ नहीं की। आज जब हम एनालाइज करते हैं, आप समझ गए होंगे कि किसकी तरफ मेरा इशारा है। उस मेन विलन के पीछे कौन सी दूसरी ताकतें हैं जो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती,
और उन्होंने इस मेन विलन को हवा दी, उसे ताकत दी, उसे मदद की अपना टूटा फूटा बदबूदार साम्राज्य आगे रखने के लिए। हम सब जानते हैं एक मेन विलन तो हमेशा से रहा है, वो है मीडिया, जिसे पूरी तरह से खरीद लिया गया है। उसकी आत्मा बिल्कुल टूट चुकी है। और अभी हाल ही में, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी दिखाया था, एपिसोड 50 फोकस का, कि फिर से एक प्रयास एक संस्था की तरफ से किया गया, आरएसएस की तरफ से, जो हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि भारत एक इकहरा मुल्क हो जाए, उसके अंदर सारी जातियों का मिलाव ना रहे, भाईचारा और सद्भावना ना रहे। आरएसएस, उसके एक मेन प्रवक्ता ने जिस तरह से मांग की कि जो हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, मेन प्रस्तावना है, उसमें जो 2 शब्द डाले गए थे इमरजेंसी के दौरान, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिस्ट, उसको निकाला जाए। खैर, वो झूठ लोग समझ गए और वो किसी ने माना भी नहीं, क्योंकि उस संविधान की, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में कहा, उसकी तो आत्मा ही सोशलिस्ट है और सेक्युलरिस्ट है। पर इसके अलावा कौन है? क्या कोई और मेन विलन्स हैं पीछे से, जो पीछे से काम कर रहे हैं? मैं समझता हूं 2 लालची विलन इतिहास हमेशा याद रखेगा, और वो महालालची विलन साबित हुए वो 2 नेता जिनसे बहुत उम्मीदें की गई थी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में। एक बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब नीतीश कुमार जी, और एक चंद्रबाबू नायडू साहब, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर। इन 2 व्यक्तियों ने, मैं समझता हूँ, भारत के साथ धोखा किया। जब पिछली बार एक ऐसी सरकार को, एक ऐसी पार्टी को जो अपना बहुमत खो चुकी थी, बीजेपी, देश का आदेश, देश का संकेत, निर्देश क्लियरली ये था कि देश को, मेजॉरिटी को उनमें विश्वास नहीं है, वरना उनकी सीटें उस मार्क से नीचे क्यों रहती? 240 सीटें, जहां आप सरकार नहीं बना सकते अपने आप। तो इन 2 पार्टीज ने, जिनका पूरा एसेंस डिफरेंट है, बीजेपी से अलग है, उन्होंने जो उनकी मदद की, बैसाखी बने उनके लिए, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से इमोरल एक्ट था, भारत के साथ धोखा था, हमारे जनमानस के साथ धोखा था। उनका हक नहीं बनता था ये करने का, और इतिहास उन्हें विलेंस के रूप में याद रखेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जब एनालिसिस होंगे लॉन्ग टर्म में, पीछे की तरफ मुड़ करके लोग देखेंगे किसने भारत को और भी ज़्यादा झंझाल में डाला, जबकि भारत उबर सकता था और तेज़ी से आगे बढ़ सकता था। तो ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने सेल्फिश फ़ायदे के लिए, अपने 2 राज्यों को एक छोटा उद्देश्य के तौर पर लॉली दिखाने के लिए, पावर में बने रहने के लिए, एक ऐसी सरकार का समर्थन किया सेंटर में, यूनियन में, जिसको वो अधिकार नहीं था। वो अपना जनमत खो चुकी थी, विश्वास खो चुकी थी। और अब उस सरकार के लिए, उस नेता के लिए ये आवश्यक हो गया कि किसी तरह से वो वही बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े झंडे गाड़े, किसी और तरह से चर्चाएं अपने बारे में करवाए, झूठी पब्लिसिटी करवाए, नए नए संकट पैदा हों उन्हें हल भी ना करे, जैसा कि अभी हाल ही में पहलगाम में हुआ। अभी तक पता नहीं चला उन आतंकवादियों का वो कौन थे। फिर जब युद्ध शुरू हुआ, ये पुरानी बार बार दोहराने वाली बात लगती है, पर इसे दोहराया जाना ज़रूरी है। इसने हमें पीछे धकेला है, एंड दैट इज ऑपरेशन सिंदूर। जब आप तेजी के साथ आगे बढ़ सकते थे, आपने उसे भी ठंडा कर दिया। एक बाहरी आदमी बार बार क्लेम कर रहा है उसने आपको आदेश दिया और आपको करना पड़ा। आप कह रहे हैं आपने किया, आपने खुद सोच समझ के अगर किया तो आपने हमारे भारत के साथ धोखा किया, पाकिस्तान की मदद की आपने इस तरह से, वो भी भूल जाइए। अब जहाँ जहाँ जिन देशों में जाके आप झंडे गाड़ने की बात करते थे,
आपने डेलीगेशंस भेजे, वो भी फ्लॉप हो गए। अब आप खुद यात्राएं करते फिर रहे हैं, क्योंकि कोई आपको पूछता नहीं है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मोदी साहब आपका मुलम्मा उतर रहा है, और उतरने की जो गति है अब तेज होती जा रही है। एक ऐसी सिचुएशन में जो हुआ है आजकल, एक समझदार, जिम्मेदार, कॉन्शियंशियस प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो अपने ही पार्टी के या तो किसी और को या दूसरी पार्टी के लिए स्थान खाली करे, कुर्सी खाली करे। आप फ्लॉप हो गए हैं सर। और मुझे आश्चर्य होता है कि बीजेपी पार्टी में कुछ है ही नहीं क्या? कोई और नेता क्या बिल्कुल है ही नहीं? बेकार पार्टी है, कोई नेता ही नहीं है, कोई नेतृत्व तो कर ही नहीं सकता भारत का, या डरपोक है सब। एक आतंक का वातावरण है बीजेपी में, और वो सारे देश में फैलाना चाहते हैं वही आतंक, थ्रू द एजेंसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। ये कलई खुलती जा रही है मोदी साहब। अब आप बहुत दिन भारत के प्राउड नेशनलिस्ट को धोखा नहीं दे सकते। ये एपिसोड और हमारा जो प्रोग्राम का टाइटल है फोकस, वो क्लियरली ये कहता है कि प्लीज फोकस ऑन द एसेंस ऑफ द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। धीरे धीरे हम जो अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, तो उसमें जो फोकस की चीज़ें हैं उन्हें हमें समझना होगा, और वो ये हैं, और समझ जाना पड़ेगा क्लियरली। मोदी साहब, हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर साहब, जिन्हें हक नहीं था इस बार बनने का, चलो खैर वो बने, वो फ्लॉप हो गए। वो कोई मार्गदर्शन नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाए, 11 साल नहीं किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं कर पाए जिस पर फख्र किया जा सके, नाज किया जा सके, एक प्राउडली कहा जा सके हमने किया। अब वक्त है हमें समझने का। एक चैलेंजिंग चीज़ जो भारत के सामने आ रही है, हर नागरिक के सामने आ रही है, वो है बिहार। तो अगर आप सवाल करें अब क्या क्या फिर का जवाब है बिहार। दिखाया जाए क्लियरली कि हम सचेत हैं, हमको और मूर्ख आप नहीं बना सकते। कितना भी मीडिया को लगाइए, कितना भी यात्राएं कर लीजिए बेमानी, कितने ही एक बनावटी से अवार्ड्स ले लीजिए छोटे छोटे मुल्कों से, साइप्रस, घाना वगैरह से, पर आपकी साख, आप भारत को नीचे लेते जा रहे हैं। आपकी साख खत्म हो गई है, और आप भारत की जो छवि है उसको नीचे करने में लगे हुए हैं। ये बात हमको फोकस तरीके से समझनी पड़ेगी। देयर इज नो अदर कंक्लूजन, रेजोल्यूशन हियर। मैं ये नहीं कहता कि आप इलेक्शन करवाइए, पर आई थिंक बीजेपी को अगर ज़रा भी कोई कॉन्शियंस है उसके अंदर, तो किसी और समझदार व्यक्ति को सामने लाना चाहिए, वरना देश के सामने समर्पण कर देना चाहिए। फिर से इलेक्शन होने चाहिए, और ये जो नेक्स्ट इलेक्शन स्टेट्स में हो रहे हैं, इसमें हम सब भारतवासियों को अपनी आंखें खोलकर फोकस तरीके से देखना पड़ेगा। हु इज फेलिंग अस? वन मैन एंड वन मैन ओनली इज फेलिंग अस बैडली, बिगली। बहुत बुरी तरह से वो हमको पीछे ले जा रहे हैं, सिर्फ एक वजह से, लालच, कुर्सी का लालच। थोड़ा डर भी होगा उन्हें, क्योंकि अगर वो सत्ता में नहीं रहे, वो कुर्सी चली जाती है, तो फिर हिसाब होगा, और हिसाब होना चाहिए। उन एजेंसी से भी होना चाहिए जिन्होंने लोगों को आतंकित कर दिया है, प्रताड़ित कर दिया है, भयावह स्थिति पैदा कर दी है। इस बात को मैंने अगेन वंस अगेन ड्रामेटिकली कहा है, पर ये ज़रूरी है, ये एम्फोसिस ज़रूरी है, और एम्फोसिस नाटकीय होगा ही, ड्रामेटिक होगा ही। वी हैव टू, without any kind of a if and but, open our eyes and remove the miscreants, the ones who have not really served us well. We must say goodbye to them. We must ask them to step down. नीचे उतरिए, जनता आती है. These were the words of Jayaprakash Narayan Saab during the time of emergency. वो वक्त आ चुका है। आज
इसी बात पर फोकस करने के लिए ये वीडियो किया है। आज इतना ही।